अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। इस पर बात होगी। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क भर में यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जा रहा है। सिंध में आज से मानसून बारिशों का 3 रोज़ा सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जबकि मनशियात की स्मगलिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हमारे पास कई और खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज होने वाली रैलियों की और एहतजाज की। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज पाकिस्तान भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। 28 जून को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज़ स्वीडिश सुप्रीम कोर्ट की आशीर्वाद से कुरान पाक को नजर आतिश करने और बेहुरमती का वाक़या पेश आया था। मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की गई। कुरान पाक की बेहुरमती पर दुनिया भर में मुसलमान सिरापा एहतजाज हैं। मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है और कई शहरों में एहतजाजी रैलियां भी निकाली जा रही हैं। जी हाँ, निजी सतह पर भी रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। सतह पर भी एहतजाज का ऐलान किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में भी इस बात का ऐलान किया गया था कि जुमे के रोज़ नमाज जुमा के बाद एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएँ, पुरअमन एहतजाज किया जाए। कराची की बात करते हैं। यहाँ पर भी यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग रैलियों और एहतजाज में शरीक हैं और स्वीडन में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मज़म्मत भी की जा रही है। राव अफनान से बात करते हैं। राव अफनान, बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन क्या कहते हैं? हर की तरह कराची में भी यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जा रहा है और कराची में जगह जगह जो है वो इस वक्त रैलियाँ निकाली जा रही हैं। बाद नमाज जुमा और जुमे के इज्तिमात के बाद जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिसमें सियासी जमातें शामिल हैं, दीनी जमातें शामिल हैं, समाजी शख्सियात शामिल हैं। ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो मेरे अकब में नज़र आ रहे हैं। शुरका यहाँ जमा होना शुरू हो चुके हैं। इससे कबल जो है वो नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए गए। स्वीडन के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की गई और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो इस वक्त भी यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में शरीक हैं। आज दीनी जमातों, सियासी जमातों के साथ साथ समाजी शख्सियात, वुगला बरादरी भी कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज है। कराची के अवाम तो सड़कों पर निकले हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पंजाब के कैपिटल लाहौर की बात करें तो वहाँ पर भी एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सुहेल अब्बास बलोच से बात करते हैं। सुहेल, बताइएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? तंजीमों और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज है और स्वीडन के खिलाफ भी जो है वो नारेबाजी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है शुरका की जानिब से कि स्वीडन के खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज भी किया जाए और हुकूमती सतह पर जो है वो आवाज़ उठाई जाए कि बेहुरमती करने वाले जो हैं स्वीडन के शहरी हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और यहाँ पर कुरान पाक की अज़मत के जो हैं वो नारे बुलंद किए जा रहे हैं। प्ले कार्ड उठा रखे हैं और फ्लैक्सें जो हैं वो बड़ी बड़ी लगाई गई हैं। यहाँ पर जो शुरका हैं उनकी जानिब से जो है वो भरपूर एहतजाज किया जा रहा है और बेहुरमती करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा भी किया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाकायदा तौर पर इसमें कानून बनाया जाए। ये मुतालबा है ताज़ा तंजीमों का और यहाँ के शुरका का और शरीक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और एहतजाज हैं, सभी सरापा एहतजाज हैं। ख़वातीन भी इसमें जो है वो शामिल हैं जिन्होंने जो स्वीडन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। जी, सुहेल अब्बास बलोच हमें लाहौर से आगाह करे थे। स्वीडन में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। OIC ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी की गई है और गुज़श्ता रोज़ जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ उसमें हमारे कौमी सियासतदानों ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और यकीनन जो मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है उस पर स्वीडन को इस पर इक़दाम जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल ज़िशान, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं कि महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 3 रोज़ तक बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कशमोर, ठट्ठा, सजावल और बदीन में
कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है जी। और दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंडरपासेस का दौरा किया है। बारिशों से कबल वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मेयर कराची का कहना था कि कोशिश की जाए कि बारिशों के दौरान अंडरपासेस में पानी रुकने ना पाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। KMC के तमाम मुतालिका इदारे 24 घंटे खुले रहेंगे। कराची और सिंध में बारिशों की सूरत हाल बारे महकमा मौसमियात का क्या कहना है, ये हम जानेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, मानसून का ये सिलसिला जो कि जिसके बारे में पेशगोई की गई कि 9 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, सिंध में खुसूसन कराची में क्या सूरत हाल रहेगी, कितनी बारिशें मुतवक्के हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सिंध के कुछ एरियाज में तो गुज़श्ता रात हो चुकी है बारिश। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में बिलखुसूस अच्छी तेज बारिश हो चुकी है। और आज सिंध के बेशतर अजला में वही इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, सेल्स हो रहे हैं और उसके नतीजे में बारिश मुतवक्की है। कराची में भी आज भी है इम्कान, किसी किसी जगह में तो हो भी चुकी है। जो कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, DHA और बैरियर टाउन और इसी तरह से स्टील टाउन, उन इलाकों में और बकिया शहर के दीगर हिस्सों में भी इसी तरह से मुतवक्की है। और कल और परसों तक ये रहेगा सिलसिला। इसी तरह वक्फे वक्फे से कभी दरमियानी और किसी वक्त तेज स्पेल भी कहीं मुतवक्की है। अच्छा, सरदार सरफराज साहब बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि 3 दिन तक बारिश होगी कराची में, तो क्या अर्बन फ्लडिंग का खतरा है? नहीं, अर्बन फ्लडिंग का कोई ऐसा खतरा नहीं है, इसलिए कि इस स्पेल का जो ज्यादातर जोर है वो ईस्टर्न सिंध पर है। ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन उस तरफ ही है। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट, बदीन और मीरपुर खास, ये जो 4-5 अजला हैं, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट भी आप कह लें, तो वहाँ पर तेज स्पेल मुतवक्की है। कराची में उतना कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं है एट टाइम्स, यानी किसी वक्त किसी जगह पर हैवी स्पेल हो सकता है, हैवी शावर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में कोई अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा नहीं है। ठीक है, तो ये पहला स्पेल मानसून का जो है वो आइंदा कुछ रोज़ तक जारी रहेगा। इस दौरान उसके बाद अगर बात करें तो गर्मी की शिद्दत के बारे में क्या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, कितनी गर्मी की शिद्दत हो सकती है? जी, गर्मी की शिद्दत में डेफिनेटली कमी आ जाएगी। पिछले पूरे हफ्ता 10 दिन पूरे सिंध में शदीद गर्मी रही है। 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो है ना, एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा रहा है कराची में भी और दीगर जगहों पर भी, सिंध के बेशतर अजला में। तो अब इन बारिशों के नतीजे में जाहिर है कि उसमें गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। और फिर जो कराची की नॉर्मल फीचर होती है, जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है, जैसे कि सी ब्रीज तेज चलने से क्लाउडी वेदर रहता है और इंटरमीडिएट लाइट रेन या ड्रिजल चलती रहती है, तो वैसा मौसम कल के बाद या परसों के बाद बिल्कुल फिर हो जाएगा बहाल। ठीक है, सरदार सरफराज साहब ये बताइएगा कि कराची के मौसम की अगर हम बात करें तो अभी तो कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई है, दीगर इलाकों में जो है वो बारिश का क्या इम्कान है? और उसके बाद हमने देखा है कि हब्स हो जाती है, जिससे यकीनन मुश्किलात का भी सामना होता है, कुछ परेशानी होती है लोगों को, तो इस बारे में क्या कहना है महकमा मौसमियात का? देखिए, आज तो चूंकि उतना खुलकर स्पेल नहीं होगा, मतलब किसी जगह पर होगा किसी जगह पर नहीं है, इस तरह से ये है। और इससे पहले टेम्परेचर 37 या उससे ऊपर जा चुका है, जाहिर है जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच चुके हैं, तो हब्स की भी किसी कैफियत है। लेकिन बारिश एक दफ़ा शुरू होगी, जैसे आज तो उतना खुल के नहीं बरसेगा, कल और परसों फिर उसके नतीजे में गर्मी में कमी आ जाएगी और हब्स भी फिर मतलब कम हो जाएगा। और उससे आगे के जो दिन होंगे फिर उसमें हब्स तो कराची में थोड़ा बहुत रहता ही है, इसलिए कि एवरेज ह्यूमिडिटी 60 से 70% के दरमियान चल रही होती है दिन भर तकरीबन, तो उसके नतीजे में अगर तेज हवा ना चले तो फिर हब्स की कैफियत हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये स्पेल जब खत्म होगा पर कल या परसों, तो उसके बाद फिर उतनी हब्स की कैफियत नहीं होगी कि जितनी पहले से चल रही थी। तो सरदार सरफराज बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि 3 दिन बारिश होगी, उसके बाद मौसम मॉडरेट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो दूसरा स्पेल कब तक मुतवक्के है? दूसरा स्पेल जी देखिए, ये स्पेल भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में ही कहीं 9 और कहीं 10 तक इसका चलेगा। इसी तरह से वक्फे वक्फे से बारिशें, तो फिर 2-3 दिन आगे कुछ ब्रेक होगी और 14-15 को इम्कान है कि नया स्पेल दाखिल हो सकता है आपके शुमाल जो सेंट्रल और शुमाली पंजाब है उन इलाकों से। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, जैसा कि लाहौर में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं मानसून के पहले स्पेल में, तो अगर हम कराची की बात करें तो कराची में आने वाले दिनों में इस तरह की बारिशें मुतवक्के हैं?
देखिए इस वक्त कहना कुछ कबल वक्त है कि उस तरह का स्पेल हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये जो करंट स्पेल है ये उस शिद्दत का नहीं है। लाहौर में जो इतनी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है उसकी वजह यही रही है कि दोनों तरफ अतराफ से कन्वर्जेंस जो हवाओं की रही है वो लाहौर के ऊपर और लाहौर के गिरदोनवाह में रही है, और दूसरी तरफ तो सर मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज की है, तो इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए वो जाहिर है कि उसमें जो फोरकास्ट है उसके लिहाज से उन्होंने की होगी रेन इमरजेंसी के, अगर पानी वानी कुछ ज्यादा जमा हो जाता है, या ये कि चूंकि आगे वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे अमूमन छुट्टियों पे होते हैं लोग, तो उस लिहाज से उन्होंने मतलब इतना शिद्दत वाला स्पेल नहीं होगा कराची में? जी उस तरह का नहीं होगा कतन भी, जैसा कि लाहौर में हुआ वो तो बहुत शदीद स्पेल था लाहौर के लिए। कराची में मैंने आपको बताया ना कि जनरली मॉडरेट बारिश है और किसी किसी जगह पर आइसोलेटेड हैवी फॉल्स होंगी और उस उतनी शिद्दत का नहीं है। ठीक, और अंदरूनी सिंध के लिए क्या पेशगोई है सरदार सरफराज साहब? अंदरूनी सिंध के हवाले से जो ईस्टर्न सिंध है ना, बिलखुसूस हमारा थरपाकर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट, बदीन, यानी ये साउथ और साउथ ईस्ट की जो तीन चार डिस्ट्रिक्ट हैं, मीरपुर खास भी उसमें आप शामिल कर लें। फिर उस तरफ जो है दादू, कंबर, शदाद कोट और लाड़काना, सक्खर, जैकोबाद, जो चार पांच अजला बलूचिस्तान के साथ लगते हैं वहाँ पर, और जो इधर थरपारकर के साथ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और दूसरे जो इंडियन राजस्थान के साथ लगते हैं, इन दोनों अतराफ में यानी नॉर्थ वेस्ट सिंध और साउथ ईस्ट सिंध, वहाँ पर ज़्यादा तेज स्पेल बारिश का मुतवक्की है अगले 2 से 3 दिनों में। वक्फे से है, ये कि मुसलसल स्पेल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची, और बता रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है मानसून के हवाले से, और इस हवाले से जो है वो कराची इंतजामिया की जानिब से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो क्या इकदाम किए गए हैं, सुहेल रब से बात कर लेते हैं। सुहेल, बताइएगा कि कराची में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और क्या शहरी इन तमाम तो इंतजाम से मुतमईन हैं? से आज हम ये बताएंगे कि यहाँ पे नालों की सफाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मानसून सीज़न जो है वो बिल्कुल सर पर है। और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन एरिक परेरा आपको दिखाएंगे कि गुज्जर नाले पे सफाई की क्या सूरत हाल है। ये इस वक्त जो है वो कदरे बेहतर नाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कराची के अगर मैं नालों की बात करूँ तो कमोबेश तमाम नालों पे ही मशीनरी लगी हुई है और तमाम नालों की सफाई का काम जो है वो जारी है। अब देखना यह है कि मानसून जब आती है तो कराची की जो इंतज़ामिया है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस दफ़ा जो बारिशें हैं वो आवाम के लिए ज़हमत नहीं बनेंगी, लेकिन अब देखना यह है कि बारिशों के बाद क्या सूरत हाल यहाँ पे सामने आती है। जी, सुहेल रब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कराची में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और उनका कहना है कि अब देखना यह है कि बारिश के बाद कराची की क्या सूरत हाल होती है और क्या बर वक्त इकदाम किए जाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हुए और अब आपको बताते हैं कि मुनशियात स्मगलर्स ने मुनशियात की स्मगलिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पुलिस हुई होशियार, लाहौर में मुनशियात लेकर जाने वाले ड्रोन को पकड़ लिया। वाकया कान्हा के गांव रसूलपुरा में पेश आया, जहां पुलिस ने ड्रोन के साथ बंधी हुई 6 किलोग्राम हेरोइन पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने ड्रोन और मुनशियात को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मुनशियात से भरा ड्रोन कहां से ऑपरेट हुआ, कहां जा रहा था, इस हवाले से तहकीकात भी जारी हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग के वाक़यात इससे कबल अमरीका समेत दीगर ममालिक में पेश आ चुके हैं। अमरीका के मैक्सिको के सरहद पर वाक़ शहर सैन डिएगो में ड्रोन तैयारी के जरिए मुनशियात को स्मगलिंग करने के अक्सर वाक़यात पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है जो कि लाहौर के नवाह में पेश आया है। रसूलपुरा गांव है कान्हा में, जहां पर ये कोशिश की गई है कि ड्रोन के जरिए मनशियात की जो है वो सप्लाई की जाए, और पुलिस ने ड्रोन को पकड़ लिया है और अब मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। देखना यह है कि इसमें मजीद क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। रमज़ान, बताइएगा कि पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, कुछ मालूम हो सका पुलिस को? जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि जो मंशियात फरोशों ने मंशियात की तस्लील का जो अनोखा तरीका ढूंढा है, इसमें पुलिस को एक नई चीज जो है वो सामने आई है कि पहले तो होता था कि एक शख्स दूसरे को फोन करता था और तकरीबन मोटरसाइकिल या गाड़ी पे उस तक जो है मंशियात पहुंचाई जाती थी, लेकिन आज ये बड़ा अनोखा तरीका उन्होंने ढूंढा है जिसमें 6 किलो मंशियात लेकर जाने वाला जो ड्रोन था वो पुरस्कार तौर पर गिरा, और उसके बाद मुकामी जो पुलिस थी उसको इतला मिली और ड्रोन गिरने का वाकया जो था ये
रसूल पार्क जो गांव है हल्लो की कहना के इलाके में, वहां पर ये पेश आया था और बड़े साइज का ड्रोन देखकर इलाके में खौफ-ए-हरास भी फैल गया, जिसके बाद ड्रोन जो है एक जिम्मेदार की जमीनों पे जाके गिरा था और इलाके के लोग वहां जमा हो गए और पुलिस को इतला दी। जो मुकामी एसएचओ, डिप्टी और एसपी भी मौका पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जो मंशियात फरोशों ने ये अनोखा तरीका ढूंढा, अगर ये ड्रोन ना गिरता तो ना पता चलता। और मैं ये भी बताऊं आपको, ये अब तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं इस मामले में? पुलिस ने जो है वो तहकीकात तो शुरू कर दी, लेकिन कुछ सामने आ सका उसमें अब तक? जी बिल्कुल जी, ये ड्रोन के साथ जो बड़ी करोड़ों रुपए की मालियत की 6 किलो हेरोइन थी, ये पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इसकी एफआईआर दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि आया कि ये ड्रोन कहां से आया और इसके पीछे हकायक क्या थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी हैं कि इसका पता लगाया जाए कि ये पहली दफा हुआ या इससे पहले भी इस तरह ये मंशियात जो है ड्रोन के जरिए पहुंचाई जाती रही है। इस हवाले से जो मुकामी एसएचओ है और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और ये भी देखा जा रहा है कि वहां पे जो इर्द गिर्द जो कैमरे लगे हुए थे उनके जरिए भी मालूमात ली जा रही हैं और इलाके के लोगों से भी मालूमात ली जा रही हैं इस हवाले से, ताकि तहकीकात का जो दायरा कार है उसको वसी किया जा सके और ऐसे मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए जो पुलिस को बाकायदा तौर पर धोखा देते हैं और इस तरीके से मंशियात स्मगलिंग का ये जो रमजान बेग, ये पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि इस तरह के जदीद टेक्नोलॉजी अगर स्मगलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी पुलिस और दीगर इदारे इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे इन लोगों को कानून के कटहरे में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, रमजान बेग हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब बात करेंगे उस बीमारी की जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना शुरू हो गई है। कराची में नेगलेरिया फुलेरी से मुतासिर एक और शख्स जाँ बहक हो गया है। बुखार में मुब्तला 21 साल नौजवान को 18 जून को निजी अस्पताल लाया गया था। तबीयत बिगड़ने पर नौजवान को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, जबकि 3 रोज कबल लाहौर में भी नेगलेरिया से मुतासर एक नौजवान जाँ बहक हो गया था। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में नेगलेरिया से अब तक 6 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। मरने वालों में 4 का ताल्लुक कराची, 1 शख्स का कोयटा और 1 का ताल्लुक हैदराबाद से है। और इसी पर ही हम बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम नेगलेरिया की बात करें तो इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, तो सबसे पहले इसे डिटेल से ज़रा बताइएगा कि नेगलेरिया है क्या और ये मरज़ किस तरह से होता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, हेल्थ इशू है। और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा लोगों को अवेयर करने के लिए ये मौजूद चुना है। उसकी वजह ये है कि देखिए, लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोग इसमें बहुत सारे सवालात मुझसे करते हैं। नंबर 1 पे पहली बात तो ये है कि नेगलेरिया जो है ये पानी में पाया जाता है। उमूमन जो है हमारे यहाँ जो टैंक होते हैं अंडरग्राउंड या ओवरहेड टैंक या स्विमिंग पूल में या तालाब में या छोटा दरिया जो होता है उसमें पानी में ये मौजूद होता है। नेगलेरिया एक पैरासाइट है, ये वायरस नहीं है। बहुत सारे चैनल पे मैं सुन रहा होता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये नेगलेरिया का वायरस था और जिससे ये हलाकत हो गई। तो नेगलेरिया इज नॉट ए वायरस, इट्स ए पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स में अमीबा एक किस्म है अमीबा की, जो कि इसको जो है ये चूंकि जैसे अभी आपने बताया कि ये दिमाग खाता है, इसलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। अब ये हमारे जिस्म में दाखिल कैसे होता है? ये अगर हम पानी पी लें या स्विमिंग करते हुए पानी चला जाए तो नेगलेरिया नहीं होता है, या हमारे जिस्म से ये पैरासाइट टकरा जाए तो नहीं होता है। या लोगों का सवाल ये है कि क्या हम नेगलेरिया के मरीज के साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं तो ये बीमारी लग जाती है? तो ये बिल्कुल नहीं लगती है। नेगलेरिया का जरासीम सिर्फ और सिर्फ नाक के अंदर जो झिल्ली है तो उसके जरिए ये अंदर घुसता है और सीधा ऊपर जाता है सामने, जो दिमाग का जो सामने का पोर्शन है जिसको हम फ्रंटल लोब ब्रेन कहते हैं,
उसको जाकर ये खाना शुरू कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ ये नाक की जो झिल्ली है उसके जरिए अंदर जाता है। अब वो ऐसे नहीं चला जाता है कि आप नहा रहे हैं, घर पे भी नहा रहे हैं तो भी जा सकता है, लेकिन होता क्या है कि हम घर पे नाक साफ कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं और उंगली डाल के अच्छी तरह से नाक सफाई कर रहे हैं, उसमें चांसेस है कि ये नेग्लेरिया का जो जरासीम है उसको आप पुश करें और वो इस झिल्ली के जरिए नाक की अंदर चला जाए। वो एक दफा जब चला जाता है तो तकरीबन 5, 6, 7 दिन तक वो ट्रैवल करता है दिमाग तक। उस दौरान जब तक ये होता है तो उस दौरान कुछ अलामात डेवलप होती हैं, जैसे कि सर का दर्द होता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर जिस्म में दर्द होता है, बुखार हल्का फुल्का हो सकता है। लेकिन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत होती है। ऐसा ही होता है। सेल्फ मेडिकेशन की वजह से बहुत से लोग इंतकाल कर जाते हैं और इंतकाल इस तरह से करते हैं कि जब सर में दर्द होता है तो जाके मेडिकल स्टोर से कुछ ले लिया, या घर पे ही हम डॉक्टर बने होते हैं, हमने ये दवा खा ली, सर का दर्द वो ले लिया, जिस्म में दर्द है तो वो ले लिया और खुद ही सोच लिया कि जी रात को मैं देर से सोया था या सोई थी तो इस वजह से हो रहा है, या वो फला चीज कर लिया था, मैंने खट्टा खा लिया था तो इसकी वजह से हो रहा है, गले में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। ये फरमाइएगा कि अभी तक जो मोस्टली केसेस सामने आए हैं, ये जो हलाकतें हुई हैं वो थी कि जो स्विमिंग पूल में नहाते हुए ये हो गया, ये बीमारी हो गई और उसके बाद उनकी हालत ख़राब हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वाटर टैंक में भी ये मौजूद हो सकता है, इसके कितने चांसेस हैं? और उसके बाद आम तौर पर वज़ू करते हुए लोग नाक में पानी डालते हैं, नाक साफ़ करते हैं, तो इस दौरान कितने चांसेस हैं कि ये हो सकता है निकलेरिया? जी देखिए, मैंने जो कहा ना ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ हिस्ट्री, मेजॉरिटी लोगों की जो हिस्ट्री जो इंतकाल कर गए हैं उनकी तो स्विमिंग की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्विमिंग की हिस्ट्री नहीं है और वो इंतकाल कर गए हैं। तो इसमें जो बात है वो यही है कि स्विमिंग में वो लोग इंतकाल करते हैं ज़्यादा, अगर आप हिस्ट्री लेंगे, जो डाइविंग करते हैं, जो छलांगे लगाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, तो प्रेशर से जब पानी नाक के अंदर जाता है प्रेशर से, तो इसमें चांसेस होते हैं कि नेग्लेरिया का जो जरासीम है वो नाक के जरिए अंदर चला जाए। इसी तरह से आपने अभी जिक्र किया कि घर पे भी जो है हम जब नाक साफ कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा वजू भी कर रहे होते हैं, तो बाज दफा बाज लोग बहुत ज्यादा सफाई पसंद हैं तो बहुत ज्यादा नाक को रगड़ते हैं या उसको सफाई करने की कोशिश करते हैं, या वजू के अलावा भी बहुत से लोग नहाने के दौरान साफ सफाई करते हैं, तो ये चांसेस होता है कि वो नाक की झिल्ली के जरिए चला जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा जो है वो नाक की सफाई के लिए उंगली डालकर बहुत अच्छी तरह से वो सफाई करने की जरूरत नहीं है, खासकर आजकल के दौर में। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि कोशिश करें कि अपने घर का जो टैंक है और अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक, और अपने घर के अलावा मैं दावे से कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसेज, मेजॉरिटी ऑफ टीवी चैनल्स के जो दफातर हैं, मेजॉरिटी ऑफ और जगहों पे जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ के टैंक्स जो है वो साल में एक दफा सफाई होती होगी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे चांसेस हैं कि नेग्लेरिया के जरासीम के अलावा गैस्ट्रो के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जरासीम हो सकते हैं। तो लिहाजा साल में एक दफा ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड टैंक सफाई होनी चाहिए। अगर अभी आप नहीं कर सकते तो कम से कम क्लोरीन के टैबलेट्स बाजार में बिकते हैं, और क्लोरीन ये जो नेग्लेरिया का जो जरासीम है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के टैबलेट से इंतकाल कर जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन ये है कि 1000 गैलन पानी अगर है आपके टैंक में तो 3 टैबलेट क्लोरीन के जो बाजार में बिकते हैं वो डाल दीजिए। एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे और कहना था कि इस मौसम में कोशिश करें कि आप बाहर जाकर स्विमिंग पूल में ना नहाएं, तभी आप निकलेरिया से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम तक तमाम डिटेल्स पहुँचाई। एक और इशू की बात कर लेते हैं जो कि यकीनन अवामी मुश्किलात का बायस है, और वो है दवाओं की कीमतें बढ़ने का। कीमतें बढ़ने के बावजूद मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार है, जिससे मरीजों और उनके अहले खाना को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मिर्गी के दौरों से बचाने वाली दवा
कार्बामेस्पाइन का कोई भी ब्रांड मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जबकि खुदकुशी से बचाने वाली दवा लिथियम कार्बोनेट भी मार्केट से गायब हो चुकी है। जबकि शरियानों में खून के लोथड़ों से बचाने और फालिज के साथ दिल के दौरे से बचाने वाले इंजेक्शन भी नायाब हो चुके हैं। खून पतला करने वाली मेडिसिन भी काफ़ी अरसे से शॉर्ट है, जबकि अगर हम बात करें तो अस्पतालों में मरीजों के इलाज की 10 अहम तरीन अद्वियात भी मुयसर नहीं है। पाकिस्तान में अद्वियात की ब्लैक में फ़रोख्त तो जारी ही है, लेकिन किल्लत की वजह से मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से मरीज़ काफ़ी परेशान हैं। और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, सबसे पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर डिटेल बात करते हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने $250 मिलियन की अद्वियात बरामद की। अब तक पाकिस्तान $300 मिलियन की अद्वियात अफगानिस्तान, अफ्रीका ममालिक नाइजीरिया, केनिया, युगांडा, सेंट्रल एशिया के ममालिक वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अरब ममालिक, यमन, इराक को बरामद कर चुका है। इन अद्वियात में ज्यादातर एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, जिगर की बीमारियों की अद्वियात शामिल हैं। मशरक़ी यूरोप के मुल्कों में भी पाकिस्तानी अद्वियात की बरामद हो रही है। अफगानिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री न होने के बराबर है, इसलिए अफगानिस्तान की अद्वियात की ज्यादातर जरूरत पाकिस्तान पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर पाकिस्तान की केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन पर नारवा रेगुलेशंस का निफाज किया जा रहा है। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मल्टीनेशनल कंपनियों को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी मसनूआत की कीमतों पर रिटेलर्स को 15% या इससे कम प्रॉफिट मार्जिन दे, जबकि इंडिया, बांग्लादेश और इलाके के मुख्तलिफ मुल्कों के अलावा दुनिया भर में केमिस्ट और ड्रगिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन 25 से 40% है। अमेरिका, यूरोप के मुल्कों में 30 से 40% प्रॉफिट मार्जिन है। पाकिस्तान में मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मार्जिन 50 से 80% है। इनकी प्रोसेसिंग उनकी ख्वाहिश पर हो जाती है, जबकि वो अपने ब्रांड नेम की अद्वियात पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स इदारों से बनवा रहे हैं। बिल्कुल, ये लम्हा फिक्रिया ज़िशान के अद्वियात नहीं मिल पा रही हैं और मरीज़ बेचारे खार हो रहे हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो कि परेशान हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि इस किल्लत को कम किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और जब अद्वियात नहीं मिलते तो यकीनन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और इसके अलावा एलसीज ना खुलना भी एक बहुत बड़ा बायस है अद्वियात ना मिलना, क्योंकि ख़ाम माल आ नहीं रहा। ख़ाम माल नहीं आएगा तो अद्वियात नहीं बन पाएंगे, जिससे यकीनन मार्केट में मुश्किलात होंगी, तो लोगों को, मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अद्वियात की किल्लत की वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन PPMA काजी मंसूर दिलावर साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बेसिक सवाल ही करूँगी, सर किल्लत की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी। किल्लत की वजह पाकिस्तान में जिस तरीके से पिछले एक साल में आपने देखा कि डॉलर इंक्रीज हुआ, तकरीबन 70 to 80% डॉलर इंक्रीज हुआ, और दुनिया में हर जगह जो मेडिसिन की प्राइसेस है, खासकर अमेरिका तक भी कंट्रोल नहीं होती। हमारी प्राइस क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करती है, तो हम खुद से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो जब डॉलर इंक्रीज हुआ तो उसके 3-4 इफेक्ट आए। मैं थोड़ा सा उसमें वजाहत कर दूं। उसमें ऑयल भी इंक्रीज हुआ, और उसके यहाँ पे आप देखें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस भी बढ़ गए, उसके साथ साथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए, गैस के चार्जेस बढ़ गए। अच्छा, वो तकरीबन 100 टाइम आप ये देखें कि कम से कम भी डबल हो गई हर चीज, जो भी हमारे पिछले साल कॉस्ट थी। अच्छा, प्राइस क्योंकि हमारे ऊपर कैपिंग थी, हम खुद से इंक्रीज कर नहीं सकते थे, तो हमने लास्ट ईयर ड्रैब को इवन देन आज से तकरीबन 8-9 माह पहले जब मैं चेयरमैन था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी 40% इंक्रीज की उस वक्त, क्योंकि डॉलर रेगुलर पिछले 1.5-2 साल से रेगुलर इंक्रीज हो रहा था। तो उसके बावजूद उन्होंने हमारी प्राइस इंक्रीज ना की। अच्छा, हुआ क्या कि जो हमारी लो प्राइस की मेडिसिन थी, जो जिनके ऑलरेडी मार्जिन भी हमारे बहुत माइनर से थे, वो मार्केट में हम प्रोवाइड कर रहे थे किसी ना किसी हवाले से। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हुई, कॉस्ट इंक्रीज हुई, सारी चीजें इंक्रीज हुई, हर चीज बढ़ी, तो उसका इफेक्ट आया हमारी प्रोडक्ट पे। जब प्रोडक्ट पे इफेक्ट आया तो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस हमें 100 रुपये मिली हुई थी, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी कॉस्ट चली गई 150 रुपये। तो डेफिनेटली वो कोई भी इंडस्ट्री उसको बना नहीं सकती, अपनी कॉस्ट पे तो मेडिसिन नहीं बनाएगी। तो वो मेडिसिन ग्रेजुअली शॉर्ट होनी शुरू हो गई। फिर हमारी नेगोशिएशन हुई और गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने एक मेहरबानी फरमाई कि बजाय इसके कि 40% जो एक साल पहले हमने प्राइस मांगी थी, उन्होंने हमें 14% प्राइस इंक्रीज दी लास्ट मंथ, जो कि 7% पॉलिसी के तहत हमें वैसे ही जुलाई में मिलनी थी।
क्योंकि हमारी ऑलरेडी फार्मा की जो पॉलिसी आई सब होना तो ये चाहिए कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कम से कम उनकी अवेलेबिलिटी लाजमी हो, ताकि ये जो मुश्किलात दरपेश होती हैं इनसे बचा जा सके। अब जो ड्रैप है या ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या गवर्नमेंट है, ये तमाम स्टेक होल्डर्स क्या इस सिलसिले में कोई मुशावरत कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं ताकि इस मुश्किल से लोगों को निकाला जा सके? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया और आपने सही पॉइंट आउट किया कि लाइफ सेविंग ड्रग हर हालत में मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जान बचाने के लिए जब जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, खुदा न खास्ता मेरे घर में भी पेशेंट है, आपके घर में भी, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट होता है। लेकिन मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमने सारी कॉस्टिंग दी उनको। वो प्रोडक्ट जो कि देखें, हार्ट की मेडिसिन शार्ट हुई, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शार्ट हुई, शुगर की मेडिसिन शार्ट हुई, आई ड्रॉप शार्ट हुए, इवन देन कैंसर की मेडिसिन शार्ट हुई, और ये वो सारी हैं जो कि रेगुलर पेशेंट खाता है, ब्लड प्रेशर की भी रेगुलर खाता है, हार्ट की भी रेगुलर खाता है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पे उस तरीके से फोकस नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। मैं आपके तवज्जो से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी कैंपेन रेगुलर जारी है, हमारी नेगोशिएशन। ये भी फरमाइएगा कि कुछ एलसीज ना खुलने का मसला भी आ रहा था, जो मैन्युफैक्चरर से उनका ये कहना था कि एलसीज नहीं खुल रही, खाम माल अवेलेबल नहीं है, ये मसला किस हद तक खत्म हो सका है? जी वो तो एक गवर्नमेंट का इसमें बड़ी फेवर की थी उन्होंने, जब एलसीज पे हमारी उनको पाबंदी लगाई थी, तो फिर 3 माह बाद एज ए स्पेशल केस फार्मा को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, उसकी एलसीज हमारी खुलनी शुरू हो गई थी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, एलसीज का इफेक्ट तो था लेकिन अब वो नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है कि जो कास्ट हमारी 150 पे चली गई है इस प्रोडक्ट की, वो हम कैसे बनाएं, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताऊं आपको मैं, अगर यही हालात रहे तो बहुत सारी इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है, मैं आपको ये भी बताऊं। अच्छा। जो मीडियम क्लास इंडस्ट्री थी वो थोड़ा बहुत अपने आप को चला रही है, और जो लो क्लास थी जिनके बिल्कुल सेले पिलाए बराए नाम थी, वो इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुकी है। अच्छा, उस इंडस्ट्री बंद होने से नुकसान क्या हो रहा है, और अगर मीडियम क्लास भी बंद हो जाती है, फिर आ जाती है जो हमारी टॉप 100 कंपनीज है। अच्छा, उनमें से भी अगर वो 500 प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे थे तो 100-150 प्रोडक्ट ऐसी है जो इस वक्त उन्होंने मार्केट से ऑफ कर दी है। अब ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि फौरी तौर पे हमें प्राइस इंक्रीज मिले, कम से कम भी 40 to 50%, ताकि हम मार्केट में मैच कर सके उन प्रोडक्ट को जो इस वक्त बेसिक। सर, यहाँ पर एक और मसला ये भी तो आता है ना कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि शायद ब्रांड बन चुकी हैं और उनकी कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा कर दिया जाता है, हालांकि वही सॉल्ट अगर दीगर कंपनीज का जो है या फार्मूला जो है वो दीगर कंपनीज का वो लिया जाए तो उसकी कीमत कम है। तो ये ब्रांड बनने की वजह क्या है और इनमें क्यों इतना गैर ज़रूरी इजाफा कर दिया जाता है? मैं थोड़ा सा यहाँ आपकी बात से बिल्कुल इख्तलाफ इस सेंस में करूंगा कि गैर जरूरी इजाफा खुद से तो किया नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले बताया कि हम पाबंद हैं ड्रैप के, जब तक वो हमें प्राइस की तरफ से उनकी तरफ से इंक्रीज ना मिले। अच्छा, ड्रैप भी खुद से रिकमेंड कर रही है कि 40-50% इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे जब कैबिनेट में जाती है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाती है, वहां हमारी समरी रिजेक्ट हो जाती है। तो गैर मामूली तौर पे कोई भी कंपनी खुद से प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती। जहां तक ब्रांड की बात है और दूसरी बात आप फरमा रहे हैं, उस सिलसिले में तो डेफिनेटली मार्केट में दोनों किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है, ब्रांड भी अवेलेबल है, दूसरी भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है वो बेहतर होगा और जो मुश्किलात हैं लोगों की वो कम होंगी। बहुत शुक्रिया। काजी मंसूर दिलावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन PPM में हवाले से अपने ख्यालात से आगाह कर रहे थे और जो मुश्किलात दरपेश हैं वो भी हमने उनके साथ डिस्कस किए। बिल्कुल ज़िशान, अब हम बात करते हैं अपने हीरोज़ की। तो कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत आज नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कारगिल के महाज पर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1965 की जंग हो या कारगिल का महाज, कौम के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना देकर पाक धरती को हमेशा शादो आबाद रखा है। ऐसी ही एक मिसाल हवालदार लालिक जान की है। उनकी लाजवाल शुजात, बेबाकी और जज्बे शहादत के इतराफ में उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा अस्करी एजाज निशान हैदर अता किया गया। दुनिया के बुलंद तरीन महाजे जंग कारगिल में दुश्मन पर दाग बिठाने वाले हवालदार लालिक जान गिलगित बल्तिस्तान के जिला
गजर में 1 अप्रैल 1967 को एक गरीब किसान के घर पैदा हुए। 1984 में पाक फौज की 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में शमूलियत इख्तियार की। मई 1999 में जब ये मालूम हुआ कि दुश्मन एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है तो हवालदार लालिक जान ने अगले मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए अपनी खिदमत रजाकाराना तौर पर पेश की। कई हफ्तों तक अपनी पोस्ट का कामयाब दिफा किया। जख्मी होने के बावजूद अपना मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। इस शेरदिल इंसान ने दुश्मन के इस हमले को भी नाकाम बना दिया, लेकिन उसके साथ जख्मों के ताब न लाते हुए 7 जुलाई 1999 को अपनी पोस्ट पर ही जाने आफरीन के सुपुर्द कर गए। शहीद यकीनन जिंदा रहते हैं और शहीदों की मरहून मिन्नत ही आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल दिन भर प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। आप हमें अपने शहर गली मोहल्लों के मसाइल से आगाह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल हम इस प्रोग्राम के जरिए वाने बाला तक पहुँचाएँ तो आप हमारे नंबर पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप करें। हम दिन भर प्रोग्राम में आपके मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो दोबारा पीर के रोज़ आपकी खिदमत में दिन भर प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।